उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां दूसरी जेल में शिफ्ट होगा बाहुबली विधायक विजय मिश्रा। नैनी सेंट्रल जेल से शिफ्ट किया जाएगा बाहुबली विधायक। एसएसपी ने जेल अधीक्षक से बात कर डीएम को पत्र लिखा है, तो डीएम से आदेश मिलने के बाद शिफ्ट किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नैनी जेल में रस्सू का इस्तेमाल कर सकता है विजय मिश्रा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अपडेट आपको दे रहे हैं। दूसरी जेल में अब शिफ्ट होगा बाहुबली विधायक विजय मिश्रा और नैनी सेंट्रल जेल से उसको अब शिफ्ट किया जाएगा कि ये बड़ा आदेश यहां पर जारी किया गया है। रस्सू का इस्तेमाल वो जेल में कर सकता है, इसके मद्देनजर एक बड़ा फैसला लिया गया है। डीएम से आदेश मिलने के बाद शिफ्ट किया जाएगा बाहुबली विधायक। नैनी जेल में रस्सू का इस्तेमाल भी वो कर सकता है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, अब दूसरी जेल में शिफ्ट होगा बाहुबली विधायक विजय। अपडेट आपको दे रहे हैं इस पूरे मामले पर। संदीप हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गया। संदीप, क्या अपडेट है आपके पास? हेलो संदीप आप सुन पा रहे हैं? जी संदीप, क्या जानकारी है आपके पास? बताया जा रहा है कि अब दूसरी जेल में शिफ्ट हो सकता है विजय मिश्रा, क्योंकि वो अपने रस्सू का इस्तेमाल कर सकता है। जी बिल्कुल, नैनी जेल में फिलहाल उनको रखा गया था, लेकिन अब नैनी जेल से उनको चित्रकूट जेल शिफ्ट करने की बात हो रही है, जो संभवतः पूरी कर दी जाएगी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि विजय मिश्रा चूंकि ज्ञानपुर से विधायक हैं और उनका जो आवास है वो प्रयागराज में है, तमाम उनके अपने जानने वाले हैं जेल से लेके बाहर तक, जिससे वो अपने रसूख का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो भी मामला है या फिर जो मुकदमावादी हैं उनको प्रभावित कर सकते हैं, जिसको देखते हुए ये संस्तुति की जा रही है कि उनको प्रयागराज की जेल से फिलहाल चित्रकूट की जेल के लिए शिफ्ट कर दिया जाए। बिल्कुल संदीप, जहां पर परिवार वालों ने इस पूरे मामले पर ब्राह्मण कार्ड खेला है, तो अब वो एनकाउंटर की भी आशंका व्यक्त कर रहे हैं। जी, अभी उनकी बेटी ने भी पहले फिलहाल खुद विजय मिश्रा इस बात को लेकर लगे हुए थे कि ब्राह्मण होने के नाते उनको परेशान किया जा रहा है और उनकी हत्या की आशंका है। वहीं साथ ही उनकी बेटी जो सीमा मिश्रा है, उन्होंने भी अब इस बात को उठाना शुरू कर दिया है कि उनका जेल इसलिए ट्रांसफर किया जा रहा है क्योंकि उनको परेशान किया जा रहा है। ब्राह्मण होने के नाते उनके साथ इस तरीके की ज्यादती की जा रही है और लगातार पहले भदोही जेल में रखा गया, फिर 1 घंटे बाद उनको नैनी जेल भेज दिया गया और अब उनको चित्रकूट जेल भेजे जाने की बात कही जा रही है। और उन्होंने भी इस बात की आशंका जाहिर की है कि कहीं न कहीं उनको जो है परेशान किया जा रहा है जानबूझकर और हत्या होने की संभावना है। बिल्कुल, सीमा मिश्रा जो है विजय मिश्रा की बेटी, वो सीधे तौर पर कह रही हैं कुछ जो ऑफिसर हैं और कुछ जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं सीएम योगी को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं, लेकिन उनको पूरी उम्मीद है सीएम योगी से कि इंसाफ जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल, इस बात को भी उन्होंने जाहिर किया है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के बड़े और साथ ही कुछ ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और अन्य उसके हैं, जो लगातार इस बात को लेकर लगे हुए हैं कि विजय मिश्रा के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। लेकिन उन्होंने इस उम्मीद को भी जताया है कि जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा कहीं न कहीं कुछ इस तरीके की चीजें की जाएंगी जिससे विजय मिश्रा को राहत मिलेगी। फिलहाल उनके जेल शिफ्ट किए जाने की बात को लेकर और बार बार ब्राह्मण पर जोर देने की बात लगातार दोनों तरफ से कही जा रही है। एक तरफ विजय मिश्रा खुद भी कह रहे थे, अब उनकी बेटी सीमा मिश्रा ने भी इसी बात को उठाना शुरू कर दिया है।
बिल्कुल सीधे तौर पर अब इस पर सियासत भी संदीप शुरू होने लग गई है और अब सीएम योगी ने भी एक बड़ा आदेश दिया है कि जो ब्राह्मण नेता है अब उनका इंश्योरेंस करवाया जाएगा। लगातार ब्राह्मण कार्ड खेले जा रहे थे। जब तमाम ब्राह्मण के हत्याओं और तमाम ब्राह्मण की बात होने लगी तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर इस बात को ब्राह्मण कार्ड का लाभ देने की बात। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर अयोध्या से आपको बता देते हैं। मंदिर के बाद अब शुरू होगा मस्जिद का निर्माण। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने तमाम बातें कही हैं। कब्जा लेने की कवायद भी अब शुरू कर दी है और जमीन की मेड़बंदी का काम आज से होगा शुरू। सोहावल तहसील के रौनाही इलाके में जमीन दी गई है और धनीपुर गांव में मिली है 5 एकड़ की जमीन। वक्फ बोर्ड के सदस्यों की मौजूदगी में मेड़बंदी का काम होगा। तो मंदिर के बाद अब मस्जिद का निर्माण होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कब्जा लेने की कवायद भी अब इस पूरे मामले पर शुरू कर दी है। जमीन की मेड़बंदी का काम आज से शुरू हो जाएगा। तो जो मस्जिद का निर्माण कार्य अब शुरू हो जाएगा। मेड़बंदी का काम आज से शुरू होगा। इस पूरे मामले पर अपडेट आपको दे रहे हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कब्जा लेने की कवायद भी अब शुरू कर दी है। तो मस्जिद निर्माण में भी तेजी आई है। महीने भर में बताया जा रहा है कि नक्शा बन जाएगा। नवंबर के बाद काम भी शुरू हो जाएगा, लेकिन मेड़बंदी का काम आज से शुरू होगा। तो अयोध्या में मिली 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद के निर्माण की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। ट्रस्ट ने बताया है कि 1 महीने के अंदर मस्जिद के प्लान का जो आर्किटेक्ट डिजाइन है वो तैयार हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल मेड़बंदी का काम तेज हो चुका है। 1 सप्ताह में ट्रस्ट का बैंक खाता भी खुल जाएगा और 25 अगस्त तक एक्टिवेट हो जाएगा बताया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि यूपी में अब ब्राह्मण सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी विधायक की चिट्ठी वायरल। देवमणि द्विवेदी विधानसभा में उठाएंगे मुद्दा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधायक देवमणि द्विवेदी ने सरकार से कई अहम सवाल वो पूछेंगे और सरकार बताएं 30 साल में कितने ब्राह्मण मारे गए हैं। बीजेपी विधायक की चिट्ठी वायरल, आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। और जिस तरह की हवा चल रही है उत्तर प्रदेश में, उसमें साफ तौर पर ब्राह्मणों के उत्पीड़न की बात सामने आने लग गई। अब खबर लखनऊ से आपको बता दें, 2022 चुनाव को लेकर बीजेपी की नई रणनीति। खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, बीजेपी करवाएगी गरीब ब्राह्मणों का बीमा और यूपी में ब्राह्मणों के बीमा के लिए एक प्रस्ताव भी तैयार हो रहा है। जीवन बीमा के साथ मेडिकल इंश्योरेंस भी करवाया जाएगा और देश भर में बीजेपी ने सवर्णों का आरक्षण दिया है, बीजेपी का कहना है, और जल्द ही मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा ये प्रस्ताव। खुर्रम निजामी तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। खुर्रम निजामी, जिस तरह की हवा चल रही है और जिस उत्पीड़न की बात की जा रही है ब्राह्मणों को लेकर, अब उसमें एक बड़ा फैसला कि मेडिकल इंश्योरेंस करवाया जाएगा। आया है ये अभी फिलहाल आया है उमेश द्विवेदी, जो कि एमएलसी हैं और शिक्षक एमएलसी हैं और हाल ही में भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया, प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से बयान आया कि ऐसा प्रपोजल बन रहा है, बहुत जल्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा जाएगा। उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता ये भविष्य की बात है, लेकिन उन्होंने एक शगुफा छोड़ा है कि जो गरीब ब्राह्मण है उत्तर प्रदेश के, उनको LIC मिलेगी, जीवन बीमा मिलेगा, उनको हेल्थ पॉलिसी मिलेगी, तमाम बातें मिलेगी जो गरीब ब्राह्मण है। अब आप गरीब ब्राह्मण को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये बात देखनी पड़ेगी उस प्रपोजल में जो प्रपोजल होगा। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह सिर्फ इतनी सी है कि ब्राह्मण सेंटर स्टेज में रहे
फोकल पॉइंट में रहे। इतनी सी बड़ी वजह यही है। दूसरी बात यह है कि लंबुआ के विधायक है देवमणि द्विवेदी, उन्होंने भी एक प्रश्न उठाया है। उसका जो फॉर्मेट होता है प्रश्न उठाने का, उसको उन्होंने वो जारी हुआ। अब कहाँ से जारी हुआ ये क्लियर नहीं है। उसमें पूछा है राज्य सरकार से। देवमणि द्विवेदी जो है लंबुआ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उन्होंने पूछा अपनी ही सरकार से, विधानसभा के अंदर जो गया है, जो हम लोग पास से मसौदा आया है कि 3 साल के अंदर कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई है, कितनों पास लाइसेंस था, आखिर उनको लाइसेंस क्यों नहीं मिल पाया, कैसा प्रपोजल है कि जब ब्राह्मण उनको लाइसेंस मिलेगा। ये सब बातें सब पॉलिसी मैटर से, लेकिन इसको लेकर तमाम तरीके की बातें उठ रही हैं। पहली बात तो ये उठ रही है कि जब तक विधानसभा में वो सवाल रजिस्टर्ड नहीं होता, यानी कि वो उसको जो एजेंडा तो उसमें ले लिए नहीं जाता है, तब तक कि वो सवाल नहीं माना जाता है। तो आपका वो खुद का सवाल हो सकता है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से क्या उसको एक्सेप्ट किया जाता है, क्या वो लिस्टेड होगा, ये बात की बात है। लेकिन एक शिगुफा एक और आया, तो 2 शिगुफे चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। एक तो आपको जीवन बीमा है, हेल्थ पॉलिसी, वो दूसरी कितने ब्राह्मण मारे गए, उनको असलहा लाइसेंस क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो ये पूरा जो मामला है, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि 2022 तक की भारतीय जनता की ब्राह्मण जो हैं वो ब्राह्मण जो हैं फोकल पॉइंट रहे, ब्राह्मण पर सबका अपोजिशन का भी। इसके पीछे बड़ी वजह ये बताई जा रही है, या जानी जा सकती है, समझी जा सकती है कि जिस तरीके से कोरोना की महामारी चल रही है, तमाम तरीके की मौतें हो रही हैं, एम्बुलेंस में मौतें हो रही हैं, 2 मंत्री मर चुके हैं उत्तर प्रदेश के सरकार के, और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर के सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन जो है। तो इन सब को कवर अप करने के लिए भी कहा जा, जो कुछ लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इसको कवर अप करने के लिए ब्राह्मण्स को फोकल पॉइंट रखा जा रहा है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय हो चुकी है कि जिस तरीके से ब्राह्मण फोकल पॉइंट में आया है, वो हर पार्टी उसको एनकैश करना चाहिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां पर यूपी में संपत्ति क्षति वसूली के लिए अब 2 ट्रिब्यूनल होंगे और ट्रिब्यूनल के गठन को सीएम योगी ने मंजूरी दे दी है। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ नहीं हो सकेगी अपील। तो आपको बता दें कि लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 को मंजूरी। लखनऊ और मेरठ में होगा संपत्ति क्षति वसूली ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील नहीं हो सकेगी। बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रहे हैं। संपत्ति क्षति वसूली ट्रिब्यूनल लखनऊ और मेरठ में। वहीं प्रदेश में लगातार महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन का गठन किया है और इसी के साथ ही एडीजी महिला एवं बाल विकास सुरक्षा का नया पद भी बना दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए मंजूरी भी दे दी है और दरअसल विपक्षी कांग्रेस, सपा और बसपा लगातार प्रदेश सरकार को कई जिलों में हो रही घटनाओं के मद्देनजर आड़े हाथों ले रही थी और इसी के तहत सरकार ने भी इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए जिलों में पुलिस अधीक्षकों को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर नियंत्रण के लिए महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन का गठन करने को मंजूरी दे दी है। बीस अगस्त से यूपी में मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। कोरोना काल में कैसा होगा मानसून सत्र और क्या क्या सुरक्षा अपनाई जाएंगी, इसको लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता विजय मिश्रा ने खास बातचीत की है विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से। आपको दिखाते हैं। 20 अगस्त से नए मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि किस प्रकार से ये पूरा मानसून सत्र रहेगा। जाहिर सी बात है कि कोरोना काल है और कोरोना काल में किस तरह से ये पूरी बातचीत होनी है, किस तरह से विधायक आएंगे और वो अपने सभी प्रश्नों का जवाब विधानसभा से चाहेंगे। तो इन सभी चीज़ों के लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय विधानसभा अध्यक्ष हैं। सर, सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में जो विधानसभा सत्र की शुरुआत है वो कितने दिनों के लिए की जा रही है और किन सुविधाओं के बीच में इसे शुरू किया जा रहा है, किस तरह की चीजें रहेंगी? कोरोना महामारी के कारण विधानसभा का सत्र बहुत ठीक से चलाया जाना ये बड़ी चुनौती है। इस दृष्टि से हमने माननीय विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ पहले ही विचार विमर्श कर लिया था और जो विचार विमर्श में बिंदु तय हुए
उसमें एक तो एसी की व्यवस्था ठीक से करानी थी, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए अलग अलग बैठाने की व्यवस्था की बात थी। इसलिए हमने विधानसभा के भीतर की लॉबी 2 हैं, उनमें भी माननीय सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की है। दर्शक दीर्घा के भी एक हिस्से में माननीय सदस्यों के बैठने की व्यवस्था हमने की है। इसके अलावा महामारी को देखते हुए हमने माननीय सदस्यों की कोविड जांच के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था कर ली है। जहाँ जहाँ विधायक निवास हैं उनके निकटतम स्थानों की सूची हम बना रहे हैं, वहाँ पर इस जांच की भी व्यवस्था कर ली गई है। इसके अलावा विधानसभा सचिवालय में जो लोग विधानसभा के भीतर सदस्यों के आसपास जाने वाले हैं उनकी जांच हमने कल करवा ली। जो शेष हैं वो आज पूरी हो जाएगी। विपक्ष के साथ और माननीय मुख्यमंत्री के साथ एक साथ बैठक 19 तारीख को हम फिर से करने जा रहे हैं। उसमें जो सुझाव आएंगे, जो व्यवस्थाएं आएंगी, उनको और ठीक से चाक चौबंद कर लेने वाले हैं हम लोग। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से हमने कल एक बैठक बुलाई है गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ। उसमें पुलिस के अधिकारी भी उपस्थित रहने वाले हैं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एजेंडा तय करती है, तो उसकी बैठक भी हमने 19 तारीख को ही बुलाई। तो एक कुर्सी छोड़ करके दूरी बनाते। हाँ, सैनिटाइजेशन वगैरह की व्यवस्था भी अंदर रहेगी। बिल्कुल 100% सैनिटाइजेशन व्यवस्था। बिल्कुल। तो ये थे विधानसभा अध्यक्ष जिन्होंने हमसे बातचीत की। जाहिर सी बात है कि विधायकों के कोरोना जांच को लेकर के अभी से ही उनके आवास के आसपास मेडिकल कैंप लगाने की बात कही जा रही है और साथ ही साथ विधानसभा के अंदर भी कोरोना टेस्ट की पूरी सुविधा होगी, सैनिटाइजेशन की पूरी सुविधा होगी और साथ ही साथ इस बार विधायकों के सीटिंग प्लान में भी चेंज होगा। यानी जो विधायक पास बैठते थे अब उन्हें एक कुर्सियां छोड़ करके बैठना होगा। हरिओम के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज। वहीं मथुरा में दिन दहाड़े 80 किलो चांदी की लूट की वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। 3 बाइक सवार बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया। हथियार के बल पर व्यापारी मनोज से लूटपाट हुई थी। थाना गोविंद नगर इलाके के जन्मभूमि ओवरब्रिज का ये पूरा मामला है। तो दिन दहाड़े हुई लूट पर एसपी और पीड़ित व्यापारी ने क्या कुछ कहा है, ये भी सुनवाते हैं। क्या हुई है? इनके साथ हमने तो 22 मीटर के लिए माल दिया था। ये स्कूटर से मैं से माल पॉलिश करके वापस भी जा रही है। कितना माल था भाई जो करीब 91 किलो माल बताते। कितने लोग थे? ये माल ले जो माल ले जा रहा था, जो माल ले जा रहा था अकेले थे। किस पे ले जा रहे थे? स्कूटी पे। स्कूटी पे कितने लोगों ने घटना को अंजाम दिया? 6 लोग बताते। 91 किलो क्या चांदी का सामान? पायल थी, पायल किसकी? पायल सब पार्टियों की थी, हमारी भी। किस चीज़ की बनी हुई थी? चांदी की, चांदी। इस बीच बड़ी खबर बुलंदशहर से मिल रही है, उससे आपको रूबरू करवा देते हैं। एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक पहुंचा रहे बुलंदशहर से, जहां पर बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। गंगा में समाया बाढ़ राहत गोदाम। मैदानी इलाकों में भी गंगा उफान पर है। इसी के साथ आपको बताएं कि गोदाम में रखा लाखों का सामान भी बह गया। ये तस्वीरें देखिए, पुनीत हमारे रिपोर्टर फोन लाइन पर। पुनीत, जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है कि काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। लर्नी, सही कहा आपने। जिस तरीके से ये तस्वीरें बयां कर रही है कि ये नुकसान कितना होगा, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने अभी 3 दिन पहले उसी क्षेत्र का दौरा किया था और वहां ये जायजा लिया था कि बाढ़ राहत किस तरीके से बताया जा सकता है बाढ़ से नुकसान होने वाले को। लेकिन तस्वीरें कुछ अलग ही बयां कर रही हैं। जिस तरीके से देखिए ये बाढ़ राहत गोदाम बनाया गया था और ये एक ताश के पत्ते की तरह ये बह गया, तो कहीं ना कहीं एक जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान भी उठता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तस्वीरें देख सकते हैं और आए दिन हालात दिन पर दिन बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कहीं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। डॉक्टर आर्थो आपको